नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका माध्यम टीवी के खास प्रोग्राम सोचना जरूरी है में। मैं रूपक शर्मा और आज मेरे साथ अरिहंत पब्लिसिटी के डायरेक्टर नीरज जैन साहब मौजूद हैं। नीरज जी, स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू रूपक जी। दोस्तों, कोविड के बाद जिस दौर से हम गुजर रहे हैं वो दौर जुड़ा है हमारे व्यवसाय से और देश के विकास से, क्योंकि लॉकडाउन हट गया है और बाजार खुल गए हैं, सारे प्रतिष्ठान खुल गए हैं, लेकिन अभी भी स्थिति जो है बाजार की वो ठीक नहीं है। नीरज जी, बाजार क्या है और अर्थव्यवस्था को ये कैसे प्रभावित करता है? कोविड के बाद में जो स्थिति आई है रूपक जी, उसमें निश्चित रूप से इस बात को समझना बहुत आवश्यक है कि वास्तविकता में बाजार है क्या। बाजार एक्चुअली मांग और पूर्ति के बीच के संतुलन को जो कड़ी स्थापित करती है, जो प्रोडक्शन और एंड यूजर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन की एक यूनिट होती है, उसको बाजार कहा जाता है। उत्पादक अपना उत्पादन करता है, विपणक उसका विपणन करता है, लेकिन खरीदार जो खरीदारी करता है वो जिस माध्यम से करता है वो माध्यम ही बाजार है जी। और कोविड के बाद में जो परिस्थिति, चूंकि आपने सवाल जो किया है वास्तव में बहुत गंभीर प्रकृति का सवाल है कि लॉकडाउन है, बाजार बंद है और हम लोग अधिकांश ये मांग करते हैं कि बाजार खुले रहें, बाजार में जाना है, खरीदार आएगा। लेकिन लॉकडाउन के बाद में जो परिस्थिति बदली है उससे बाजार की अवधारणा में भी मूलभूत परिवर्तन हुआ है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे व्यक्तिगत रूप से। अगर मैं बात करूं आपसे, जी जी जी, आगे के टॉक शो में अपन लोग इसकी विस्तृत चर्चा भी करते हैं। बिल्कुल। अभी दूसरा जो प्रश्न जहन में आ रहा है नीरज जी, बाजार में एक रोटेशन शब्द है कि अभी रोटेशन जो है वो ब्रेक हो गया लगभग। लॉकडाउन के बाद रोटेशन ठीक तरीके से आ ही नहीं पा रहा। क्या इम्पैक्ट हो रहा है बाजार में रोटेशन ब्रेक होने से? रूपक जी, रोटेशन का जो वास्तविक अर्थ है वो व्यवसायी से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कि प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं उसमें कुछ निर्णय व्यवसायी जब लेते हैं तो वो इस आधार पे लेते हैं कि आने वाले दिनों में जो हम लोग निवेश कर रहे हैं उसका दूरगामी परिणाम या लाभ हमको कैसे प्राप्त हो सकता है, और उस आधार पे कई बार कुछ बड़ी रिस्क भी ली जाती है। और रोटेशन का आशय इस बात से है कि पैसा आएगा, उसको आगे पेमेंट करना है, फिर दूसरा नया कोई काम करेंगे तो उसको वो जो एक जो सर्कल चलता है वो एक बेसिक रोटेशन कहलाती है। और डे टू डे लाइफ में जब हम लोग निरंतरता में कोई काम कर रहे होते हैं तो हम अक्सर बहुत ज़्यादा कमी नहीं महसूस करते कि ठीक है, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, हम लोग को आगे इन्वेस्टमेंट्स करने हैं या प्लानिंग करनी है, तो वो सारा जो पार्ट है वो रोटेशन के ऊपर ही टिका हुआ है। कहीं अगर रोटेशन में ब्रेक लगा तो निश्चित रूप से उस कॉन्फिडेंस को रीगेन करना बहुत आसान नहीं होता। और मैं समझता हूँ लॉकडाउन एक ऐसा समय लेकर आया है जब हर वर्ग इस बात को सोचने में मजबूर हुआ कि रोटेशन ब्रेक होगा तो उसको उस प्रक्रिया को पुनः चालू करने के लिए क्या सिर्फ दुकान पे, प्रतिष्ठान पे जाके बैठ जाना परिपूर्ण होगा या इसमें कुछ और भी हमारे को सुधार लाने होंगे। क्योंकि याद करिए, पिछले कई दशकों से कभी हमने या आपने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी कि कंडीशनल हमको मार्केट बंद रखने पड़े हों। बिल्कुल। हम लोग अपनी इच्छा से तो अपने एक वीक ऑफ या कोई अपन ट्रिप के लिए चले जाते हैं, एक अलग बात है, लेकिन जब कंडीशनल मार्केट बंद हो जाते हैं तो क्या कॉन्सेप्चुअल चेंजेस आए हैं ये समझने की बात है। और इस मायने में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ये बात कि जिन लोगों के रोटेशन ब्रेक हुए, मान लीजिए अधिकांश व्यवसाय ऐसे हैं, आज मेडिकल फील्ड को अलग हटा दीजिए, प्रोडक्शन में हैवी इंजीनियरिंग वगैरह या कंस्ट्रक्शन रिलेटेड साइट्स हैं उनको अलग हटा दीजिए, अधिकांश व्यवसाय ऐसे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल पे डीप इम्पैक्ट आए हैं जिसके दूरगामी परिणाम आने वाले दशकों तक हम महसूस करेंगे। बिल्कुल। नीरज जी, मुख्य बाजार और विकेंद्रित जो बाजार हैं उनके क्या परिणाम नजर आ रहे हैं और इनकी जो तस्वीर है वो कैसे सही हो सकती है और कैसे सुधर सकती है, क्या कहना चाह रहे हैं? पुनः आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया रूपक जी। मुख्य बाजार से आशय है कि हमारा, मान लीजिए अलवर शहर के परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात करें तो बजाजा बाजार, पंसारी बाजार, केडलगंज आदि जो बाजार हैं ये मुख्य बाजार की श्रेणी में आते हैं। जी। लेकिन विकेंद्रित बाजार का आशय जब कॉलोनीज में जो मार्केट, छोटे शॉप्स या कुछ शॉपिंग डेस्टिनेशंस डेवलप होते हैं तो वो डेस्टिनेशंस ऐसे होते हैं जो रिटेल जो अपना एक काउंटर होता है वो एस्टेब्लिश होता है, आसपास के रहवासी जो होते हैं, दोज हू आर रेसाइडिंग नियर बाय, वो अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों की चीज़ें वहाँ से नियमित रूप से खरीदते आते हैं। लेकिन जब कोई महीने भर का राशन लेना है या कोई बड़ी शॉपिंग करनी है तो उसके लिए वो लोग मुख्य बाजारों का रुख करते हैं। बिल्कुल। लॉकडाउन की अवधि में ये टेंडेंसी
दिन रात की तरीके से, जैसे कहते हैं ना, ग्रास रूट तरीके से चेंज हो चुकी है। ऐसा मेरा मानना है कि छोटी से छोटी भी आवश्यकता है तो हम लोग, और बड़ी से बड़ी भी आवश्यकता है तो हम अपने आसपास के जो विकेंद्रित बाजार जिसको हम बोलते हैं, उन बाज़ारों पर अब अपना एक ट्रस्ट एस्टेब्लिश कर चुके हैं शायद। और आसपास के जो दुकानदार हैं उन्होंने भी उस लॉकडाउन की अवधि में जो चीज़ों की उपलब्धता है उसमें गुणात्मक रूप से सुधार किया है। तो ये भी आने वाले समय में मुख्य बाज़ारों और अन्य बाज़ारों के बीच में जो डिस्टेंसेस हैं, अगर उनमें कुछ बड़े सोच या परिवर्तन नहीं लाए गए तो इसके परिणाम भी बहुत ज़्यादा पक्ष में आएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। जी, ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू का व्यावसायिक भविष्य पर कैसे असर पड़ता है, किस तरीके का असर पड़ता है? जी रूपक जी, आज तो ऐसा लगता है बिल्कुल मार्केट के ऊपर पूरी रिसर्च करके हाँ, आपने अपना होमवर्क किया है। देखिए, ब्रांड इमेज और ब्रांड वैल्यू क्या होता है, अक्सर हम लोग जब ट्रेडिशनल रूप से कुछ व्यवसाय करते हैं तो हमको महसूस नहीं होता कि हमारी ब्रांड वैल्यू या ब्रांड इमेज हमारे नियमित व्यवसाय पर क्या असर डालती है। एक कोई ट्रेडर है, उसका काउंटर एस्टेब्लिश है और वो नियमित रूप से पीढ़ियों से अपना व्यवसाय उस काउंटर से करता आ रहा है। उसको पता है मेरे काउंटर पे कस्टमर आएगा और अपने नियमित चीज़ें लेके जाएगा, और एक ये कंफर्टेबल सर्कल हर व्यवसायी का जो मुख्य बाज़ारों में या कंपैरेटिवली लेसर मुख्य जो रोड्स हैं उन पे जो एस्टेब्लिश्ड हैं, वहाँ पे एक कस्टमर साइकिल बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कस्टमर साइकिल कंफर्टेबल होता है अपने उन्हीं लोगों के साथ में, चाहे वो कुछ छोटे से छोटी डील हो चाहे बड़ी डील हो। लेकिन अब समय जब लॉकडाउन के बाद में जो स्थितियाँ, और ये दूसरा लॉकडाउन निकला है, ज्ञातव्य रहे पिछले साल के और इस साल के टर्नओवर को अगर हम उठा के देखते हैं तो हम कंपैरिजन उठा के देखेंगे पिछले 7-8 सालों का, तो हमको पता लगेगा कि हम कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड ग्रोथ की ओर तो नहीं बढ़ रहे, आगे नेगेटिव ग्रोथ की ओर तो आगे नहीं बढ़ रहे। तो अगर नेगेटिव ग्रोथ हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो समझने की ज़रूरत है कि अब हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग यहाँ पे इफेक्टिवली काम नहीं करेगा। हमको ब्रांड इमेज कन्वर्ट करनी पड़ेगी अपनी, हमको अपनी आवश्यकता को लोगों को बताना पड़ेगा कि हम क्यों आवश्यक हैं, और उसकी वैल्यू कि हमने क्या कमिटमेंट्स पूर्व में जो लोगों से किए थे वो पूरे किए, और उन कमिटमेंट वैल्यूज़ के आधार पे अपनी ब्रांड इमेज या ब्रांड वैल्यू हमने अगर एस्टेब्लिश किए तो ये समय है कि हम उसको खुलकर प्रचारित करें, एक स्ट्रेटेजी बनाएं, एक यूएसपी डेवलप करें, अपनी यूनिक सेलिंग पॉइंट अपना बनाएं कि हमारा ये एक ऐसी चीज़ है जो हम ही प्रोवाइड करते हैं, और उस यूएसपी का बेनिफिट अगर हम ब्रांड वैल्यू और ब्रांड इमेज के साथ में कोरिलेट कर सकें तो कोई कारण नहीं है कि लॉकडाउन हमारे लिए एक नई शुरुआत साबित हो। बहुत बड़ी और सकारात्मक आपने बात रखी है। मैं समझता हूँ कि व्यापारी वास्तव में आपकी इस बात को देखकर, सुनकर, समझकर एक सकारात्मक माहौल बनाएंगे। नीरज जी, देखने में मिलता है कि वैश्विक माहौल का जो निर्माण है या विकास है उसमें सरकारी सहायता या सरकारी नीतियाँ किस प्रकार से सहायक होती है? क्योंकि सरकार बातें तो कर लेती है बहुत सारी कि बेनिफिट्स इन व्यापारियों के लिए इस तरीके का बेनिफिट्स मिलेगा, टैक्स में कुछ जो रिबेट्स मिलेगी, लेकिन क्या मिल पाती है और क्या उनको लाभ मिल पाता है या नहीं मिल पाता? क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए रूपक जी, जहाँ तक सरकारी नीतियों का सवाल है तो हम लोग जिस देश में रहते हैं, जिस वेश में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं, निश्चित रूप से वहाँ पे सरकार, वहाँ का प्रशासन, वहाँ का शासन कुछ अच्छे, कुछ कमिटमेंट्स, कुछ वास्तविक धरातल पे कार्य करता है। सवाल इस चीज़ का है यहाँ पे बेनिफिशरी कौन है। मेरा मानना इसमें यह है कि सरकारी नीतियाँ निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव, क्योंकि आज मान लीजिए बजट आता है, हम लोग बजट का इंतजार क्यों करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि टैक्सेशन में क्या बदलाव होगा, आगे इनकम टैक्स स्लैब में क्या चेंज होंगे, जीएसटी की दरों में क्या परिवर्तन होंगे, टैक्स जो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड चीज़ें हैं, पेट्रोल डीजल की कॉस्ट है, डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं हमारी कॉस्ट को। तो सरकारी नीतियों का प्रभाव तो दिन प्रतिदिन की हमारे जीवनचर्या पे पड़ता है और पड़ना स्वाभाविक भी है। लेकिन जहाँ तक बात आती है कि इन नीतियों का अपने परिप्रेक्ष्य में हम लोग किस तरीके से निर्धारण कर सकें, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानना ये आवश्यक है कि अगर हमारी अकाउंटिंग साइकिल प्रॉपर है तो अब मान लीजिए रिजर्व बैंक ने अभी फिर से पहले गत वर्ष मॉरिटोरियम रिलेटेड कुछ रिलीफ्स दिए थे। अब सवाल इस चीज़ का आता है कि हमको ये लगता है कि वो रिलीफ सिर्फ शोकेस थे। हकीकत ये है कि एक ऐसा सर्किल था जिसको जो गवर्नमेंट के सामने भी पहली बार आया था, और बहुत अच्छी बात हमारे यहाँ, तो मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ जो ऋण लेने की जो एक लिमिटेशन है ना, चूँकि हमारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ के प्रपोर्शनेट जो बैंक रिलीज़ करता है ऋण, तो बैंक काफ़ी सेफ होते हैं, और बैंकिंग सिस्टम हमारे यहाँ पे इसलिए मजबूत भी कहा जाता है। और
उसी परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो कुछ लिबर्टीज बैंक्स ने भी प्रोवाइड की थी। जब प्रोटेक्शन नहीं था तो सरकारी नीतियों का ही परिणाम था कि हमारे को कुछ लिबर्टीज मिली, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी विचाराधीन हैं, आगे भी शायद कुछ और रिलीफ मिलेंगे। लेकिन इन रिलीफ्स के साथ में हमारी अपनी पॉलिसीज़ कि हम अपने रोटेशन को, हम अपने व्यावसायिक साइकिल को कितना ट्रांसपेरेंट बना सके, कितना जल्दी उसका निस्तारण कर सकें, अगर वो सब काम हम कर पाते हैं तो सरकारी नीतियाँ भी हमारे लिए प्रोडक्टिव होती हैं। और जहाँ तक सरकारी घोषणाओं की बात है तो देखिए, सरकारी घोषणाएं किसी व्यक्ति विशेष के परिप्रेक्ष्य में तो नहीं हो सकती। ये आप तय मानिएगा कि एक पूरा प्लानिंग कमीशन अब उस पर काम करता है। हालांकि योजना आयोग से हटके अब तो चीजें अलग हो गई हैं, पूरे बाजार पर ही मतलब उनका वो रहता है। कई अलग अलग सेगमेंट्स हैं और रिप्रेजेंटेशन, अगर हमारा व्यावसायिक रिप्रेजेंटेशन मजबूत है, बेसिकली मान लीजिए कैट है और फिक्की है या ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाडा है, बहुत सारी बॉडीज होती हैं जिनसे गवर्नमेंट भी जब प्लानिंग करती है तो इन सबको केंद्र में रखती है, इनसे भी चर्चा करती है। ऐसा जितना मेरा अल्प ज्ञान है उसके हिसाब से मैं मानता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन हर वर्ग का होता है। सवाल एक महत्वपूर्ण ये है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कितना स्ट्रांग है, हम अपनी वास्तविक जरूरत को वास्तव में सरकार तक पहुंचा भी पा रहे या नहीं पहुंचा पा रहे, या सरकार कन्विंस भी है नहीं उस पॉइंट से। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको लेके व्यावसायिक संगठनों के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो नेशनल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज हैं, अगर वहां तक अपनी बात पहुंचाई जा सके तो मैं नहीं समझता कि बहुत छोटी बड़ी कोई अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनका निस्तारण हमारे पक्ष में होगा या शीघ्र होने लगेगा। जी, अभी आप भी देख रहे हैं स्थिति, बाजार बहुत वास्तव में मंदी के दौर से गुजर रहा है। कुछ पॉइंट्स, कुछ बाजार ऐसे हैं जो वास्तव में चल रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारे बाजार वास्तव में मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। व्यावसायिक जो संगठन है उनका क्या योगदान रहता है इसमें, इन मतलब मंदी को दूर करने के लिए? देखिए, व्यावसायिक संगठन का मतलब भी स्पष्ट है कि अनेक कड़ियां हैं, वो जुड़ के जब एक संघ का रूप ले लेती हैं तो संगठन बनता है। और एक व्यक्ति, अक्सर क्या होता है, एक हमारे यहाँ जो प्रशासनिक साइकिल है उसमें एक दुकानदार को कोई प्रॉब्लम आती है और वो अपनी बात को इंडिविजुअली जाके प्रशासन के सामने नहीं रख सकता, तो व्यावसायिक संगठनों के माध्यम से अपनी बात को पहुंचाता है और अपनी समस्या का निस्तारण बहुधा प्राप्त ही करता है। और व्यावसायिक संगठन भी बहुत प्रभावी भूमिका इसमें अदा करते हैं। हमारे अलवर में भी व्यावसायिक संगठन बहुत सक्रियता से काम करते रहे हैं। सवाल इस चीज़ का है कि कुछ दुकानदारों की भी गलती बोलूंगा मैं इसमें। दुकानदार व्यावसायिक संगठनों के जो नेतृत्व करता है या जो जिन्होंने संगठन बनाए हैं उन लोगों पे निर्भरता अपनी ये तो रखते हैं कि हमारी हर समस्या का निराकरण हमारे लीडर्स कर देंगे, लेकिन कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारा खुद का होता है जब किसी दूसरे की प्रॉब्लम होती है तो हम उसके साथ कितना मजबूती से खड़े होते हैं, उस समय हमारा अपना कंट्रीब्यूशन क्या था। अगर हम इस कंट्रीब्यूशन को और टीम वर्क को इफेक्टिवली एनालाइज करेंगे तो व्यावसायिक संगठन भी मजबूत बनेंगे। हमारे व्यावसायिक संगठन हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, ये खूबसूरती है व्यावसायिक संगठनों की। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि हर महत्वपूर्ण मौके पे एकजुटता भी दिखाते रहे हैं और व्यवसाय के हित में, जहाँ तक मैं बात करूँ आपसे कि टाइमिंग्स को लेके जैसे अपना रिप्रेजेंटेशन रखना है, होटल एसोसिएशन है वो अपना रिप्रेजेंटेशन रखती है, हमारी एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन है वो भी कमोबेश अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है हर महत्वपूर्ण मौके पे। ऐसे अलग अलग एसोसिएशंस हैं और उनके बड़े बॉडीज़ भी हैं, मतलब जो स्टेट लेवल की या नेशनल लेवल की बॉडीज़ हैं उनके माध्यम से भी बात की जाती है। ज़रूरत इस बात की है कि स्थानीय को राज्य के साथ, पर राज्य को केंद्र के साथ में कोऑर्डिनेशन अगर हम लोग रख पाते हैं तो व्यावसायिक संगठन निस्संदेह महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं, करते हैं और कर सकते, आप कर पाएंगे आगे भी। बहुत बढ़िया। तो देखा साथियों, आपने जैसा हमारा कार्यक्रम में सोचना जरूरी है तो हमको सबको सोचना भी पड़ेगा व्यवसाय के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए। नीरज जी, कोई सुझाव हमारे दर्शकों तक दे सकते हैं क्या कि अभी जिस दौर से भी गुजर रहे हैं, एक सुझाव आपका और सकारात्मक सोच पैदा करे व्यापारियों के बीच में और व्यापार का कहीं ना कहीं उत्थान हो? जी देखिए, निर्भरता बहुत ज़रूरी है रूपक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लॉकडाउन फिर नहीं लगेगा ऐसा अश्योरिटी अभी तक कहीं अपन नहीं मान सकते, क्योंकि कोविड की कॉम्प्लिकेशंस के टाइम पे लॉकडाउन ही सरकारों के समक्ष एकमात्र विकल्प होता है। तो हमारे पास जो दिन हैं उन हर दिनों को घंटों में डिवाइड करके अपनी वर्क प्लान को स्ट्रेटेजाइज करके ये समझना आवश्यक है कि अपनी ब्रांड इमेज और अपने पास जो अवेलेबल टाइम है उसको बिल्कुल कैलकुलेटिव वे में इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अगर हम हर दिन को इस्तेमाल करेंगे और अपने ब्रांड वैल्यू को क्रिएट कर पाएंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हम अपने हर विपरीत परिस्थिति का सामना भी हंसकर कर पाएंगे और मजबूती से कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीरज जी, आप स्टूडियो में इस कार्यक्रम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रूपक जी। नमस्कार।